हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीसीएस जेम्स पे। मैं हूं विशाल उपाध्याय और आज हम देखने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर साउथ अमेरिका का जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसको आज हम कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट सेशन से हम अपना नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन शुरू कर देंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे थे साउथ अमेरिका की, उसमें हमें अभी जो लास्ट के कुछ टॉपिक्स देखने हैं वो आपके सामने हैं दोस्तों। ग्रासलैंड, डेजर्ट, पेनिनसुला आइलैंड्स, स्ट्रेट, गल्फ और कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में हमें जानना है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस छोटे से सेशन को। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं हम ग्रासलैंड्स के साथ में, घास के मैदान के साथ। देखिए, जो ग्रासलैंड्स हैं उन्हें हम मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट है दैट इज टेम्परेट और सेकंड है दैट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। अब चूंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है। ट्रॉपिकल का मतलब होता है दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन होता है दैट इज ट्रॉपिकल जोन। यानी कि वो घास के मैदान जो इन क्षेत्रों में पाए जाएंगे वो ट्रॉपिकल घास के मैदान होंगे। ठीक है। और इनसे ऊपर जो पाए जाएंगे वो मैदान आपके बेसिकली टेम्परेट ग्रासलैंड्स होंगे, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ऊपर जाएंगे ऊपर तक, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जो नीचे वाला जो टेम्परेट रीजन है मैंने आपको बताया था उसमें पाए जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों ट्रॉपिकल जो घास के मैदान यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं उसमें तीन इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। द फर्स्ट वन इज लानोज। लानोज आपके सामने पहले नंबर पे मैंने दे रखा है, जो कि ओरिनोको नदी के बेसिन में पाया जाता है, विच इज फाउंड इन दी रिवर बेसिन ऑफ रिवर ओरिनोको। और ये वेनेजुएला और कोलंबिया में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि लानोज घास के मैदान किस नदी के बेसिन में आपको देखने को मिल जाते हैं, दैट इज ओरिनोको रिवर, और किस कंट्री में देखने को मिल जाते हैं, तो आप बताएंगे वेनेजुएला और कोलंबिया। सेकंड नंबर पे वी हैव सेल्वस ग्रासलैंड्स, जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट बेल्ट का ही एक छोटा सा हिस्सा है। ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तीसरा है आपका कैंपस। कैंपस जो घास के मैदान है ये ब्राजील में पाए जाते हैं, और स्पेसिफिकली ब्राजील जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स हैं वहाँ ये देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो कैंपस को आप कलेक्ट करेंगे ब्राजील और ब्राजीलियन हाईलैंड से, लानोस को करेंगे आप ओरिनोको रिवर बेसिन वेनेजुएला कोलंबिया से, वहीं सेल्वस को करेंगे आप अमेज़न रिवर बेसिन से। ठीक है दोस्तों, ये हुए आपके तीन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड। तो एक मेजर टेम्परेट ग्रासलैंड जो हमें देखने को बार बार मिल जाता है वो है पैम्पस। पैम्पस जो टेम्परेट ग्रासलैंड है यह है अर्जेंटीना, उरुग्वे और सदर्न ब्राजील में पाए जाने वाला ग्रासलैंड या घास का मैदान। मुख्य रूप से इनका जो कनेक्शन बताया जाता है वो अर्जेंटीना और उरुग्वे इन दोनों कंट्रीज के साथ में बताया जाता है, क्योंकि ये एक्सटेंसिवली इन दोनों देशों में पाए जाते हैं। इन्हें साउथ अमेरिका का प्रेरीज घास के मैदान भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ग्रासलैंड्स के बारे में आपको बता दिया। ये आपके ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड्स रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डेजर्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के डेजर्ट्स के बारे में जान लें। देखिए, डेजर्ट वो रीजन होता है जहां सालाना वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट साउथ अमेरिका में डेजर्ट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इन जनरल भी इंपॉर्टेंट है, वो है एटाकामा और पेटागोनियन डेजर्ट। एटाकामा डेजर्ट दोस्तों पेरू के दक्षिण और चिली के उत्तर में पाया जाता है, यानी पेरू और चिली में पाया जाता है। ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है, वर्ल्ड का सबसे सूखा डेजर्ट है। और जो फेमस चीज है इसके बारे में वो ये कि नाइट्रेट और लिथियम की प्रचुर मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा इसके बारे में कि ये पेरू चिली में पाया जाता है। इट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज रिच इन नाइट्रेट एंड लिथियम। एटाकामा डेजर्ट के बाद जो सेकंड पॉइंट हमारा है वो है पैटागोनियन डेजर्ट। पैटागोनियन एक टेम्परेट डेजर्ट है जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है, और स्पेसिफिकली बोलूं तो अर्जेंटीना के भी सदर्न पार्ट में पाया जाता है पैटागोनियन डेजर्ट। ये एक पीडमोंट डेजर्ट है, यानी कि आप सभी समझ गए होंगे, एक तरफ एंडीज पर्वत श्रृंखला, एक तरफ समंदर यानी कि एटलांटिक ओशियन, बीच में पड़ता है आपका पैटागोनियन डेजर्ट। पैटागोनियन डेजर्ट के सूखे होने की
एरिड होने के पीछे एक और फैक्टर है, वो है फॉकलैंड की तरफ से आने वाला एक ठंडा ओशियन करंट, जिसे हम कोल्ड फॉकलैंड ओशियन करंट भी बोल देते हैं। ये भी इसके ड्राइनेस का, इसकी एरिडिटी का एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर दोस्तों हो जाता है। पूछा जा सकता है वन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ एरिडिटी ऑफ द पैटागोनियन डेजर्ट, तो आप बोलेंगे कोल्ड फॉकलैंड करंट। ठीक है दोस्तों, तो ये दो डेजर्ट आपको देखने को मिले, एटाकामा और पैटागोनियन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पेनिनसुलास और आइलैंड्स की तरफ। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड सबसे पहला हमने देखा था वो था गैलापागोस आइलैंड्स, जो कि इक्वाडोर के अंतर्गत आता है और ये अपनी यूनिक वाइल्ड लाइफ के लिए भी जाना जाता है। यहाँ चार्ल्स डार्विन ने बर्ड्स के ऊपर स्टडी भी की थी, रिसर्च भी की थी, और डार्विन रिसर्च सेंटर भी यहाँ पाया जाता है, हमने पहले पढ़ा था। दूसरे यहाँ पर टॉपिक हम देखेंगे वो है ईस्टर आइलैंड्स। ईस्टर आइलैंड्स चिली द्वारा अधिकृत हैं और यहाँ हजारों एंशिएंट स्टैचूज पाए जाते हैं, पत्थर के बने हुए, आप गूगल करके देखिएगा, जिन्हें हम मोआई कहते हैं, MOAI, मोआई। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है यहाँ पर वो होने वाला है आपका वाल्देज पेनिनसुला। वाल्देज पेनिनसुला अर्जेंटीना में पाया जाता है और ये भी माना जाता है कि ये साउथ अमेरिका का लोएस्ट पॉइंट है। हाउएवर एक और पॉइंट है जिसके साथ इसका कॉन्ट्रडिक्शन है, वो दूसरा पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में तुरंत के तुरंत बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे कुछ आइलैंड्स और इंपॉर्टेंट पेनिनसुला। इसके अलावा और भी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। आप एटलस खोलेंगे और एटलस खोल करके एक बार पूरे बॉर्डर का रिव्यू करेंगे साउथ अमेरिका में, वहाँ इंपॉर्टेंट बे, गल्फ, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, स्ट्रेट, इन सभी चीज़ों को एक बार आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है मेजर स्ट्रेट्स। दोस्तों स्ट्रेट एक ऐसी पतली पानी की बेल्ट होती है, पानी की एक पतली स्ट्रिप होती है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है, वहीं साथ ही साथ दो जमीनी भूमियों को, टू लैंड बॉडीज को एक दूसरे से सेपरेट करती है। तो एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ स्ट्रेट पाई जाती है दोस्तों वो है मैगेलन की स्ट्रेट, द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, जो कि पैसिफिक और अटलांटिक ओशियंस को एक दूसरे से अपने साथ जोड़ती है। वहीं चिली अर्जेंटीना को एक साथ सदर्न पार्ट, जिसे हम टिएरा डेल फ्यूगो कहते हैं, उससे अलग करती है। चिली और अर्जेंटीना को दोनों को ही टिएरा डेल फ्यूगो नाम की एक दक्षिणी भूमि है साउथ अमेरिका की, उससे सेपरेट करती है। आप एक बार मैप खोल करके जरूर देखें। बात करें मेजर गल्फ की, तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि बे और गल्फ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो नोट में मैंने लिख रखा है उसको जरा एक बार पढ़िए। बे वाइड माउथ का होता है, ठीक है, जब भी किसी देश से हम समुद्र की ओर आगे बढ़ते हैं तो उस देश उस पर्टिकुलर कंट्री का कुछ एक ऐसा चंद्राकार हिस्सा होता है जिसमें उस समंदर का पानी एंटर कर रखा होता है। ठीक है, उसके मुहाने से जब हम बाहर निकल के मेन वाटर बॉडी में आते हैं, मेन ओशियन में आते हैं, तो देखने को मिलता है कि वो जो पर्टिकुलर वाटर बॉडी है, जो खाड़ी है, उसका मुहाना या तो बहुत सकरा होगा या तो बहुत चौड़ा होगा। जैसे बे ऑफ बंगाल है, इसका मुहाना बहुत चौड़ा है, इसीलिए इसको बे कहा जाता है। चौड़े मुहाने वाली वाटर बॉडी इज बे, जबकि सकरे मुहाने की अगर ये होगी, नैरो माउथ की होगी, तो इसे गल्फ कहा जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें। तो जब आपके हाथ में मैप है तो सबसे पहले आप वेनेजुएला की तरफ जाएं और देखें कि वेनेजुएला के नॉर्थ में एक गल्फ है, छोटा सा मुहाना बन रहा है वाटर बॉडी का, दैट इज द गल्फ ऑफ वेनेजुएला, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आकर के ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे आप, ये अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में, तो एक वाटर बॉडी आपको गल्फ के फॉर्म में मिलेगी, दैट इज द गल्फ ऑफ रियो डी ला प्लाटा। ये अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में है। उसी लाइन में आप थोड़ा और नीचे आ जाएं, सदर्न पार्ट में आ जाएं आप अर्जेंटीना वाली कोस्ट पे,
तो आपको दो और गल्फ देखने को मिलेंगे, द गल्फ ऑफ सैन मटियास एंड सैन जॉर्ज, सैन मटियास एंड सैन जॉर्ज। ठीक है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कहाँ है, किस देश के साथ, किस देश की कोस्ट पर है, और इनका नॉर्थ टू साउथ क्या अरेंजमेंट है, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट गल्फ मैंने आपको बताई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की तरफ, जो कि हमारे इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। कुछ मेजर रिवर्स की जब हम बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हमारी सामने आती हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, जिनमें पहली रिवर है अमेजन रिवर। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस रिवर ये देखने को मिलती है। अमेजन रिवर की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन एंडीज माउंटेन्स में जो पेरू वाला रीजन है, जो पेरू देश है, वहां से बताया जाता है। माना जाता है ट्रेडिशनली ये पेरू के अंदर नेवादो मिश्मी नाम की जगह है, या मिस्मी माउंटेन्स हैं, वहां से निकलती है। लेकिन 2014 की एक स्टडी के अनुसार ये पेरू के रियो मंतारो से निकलती है, ऐसा माना गया, जो कि नेवादो मिस्मी जो ट्रेडिशनल सोर्स था उससे भी थोड़ा ऊपर है, रियो मंतारो। ठीक है, आपको दोनों ही पॉइंट्स याद होने चाहिए कि बेसिकली ये किस देश से निकल रही है, पेरू, जो कि एंडीज माउंटेन रेंजेस में पाया जा रहा है, और यहाँ भी ये ट्रेडिशनली मिस्मी माउंटेन से निकलती है ऐसा माना गया, लेकिन 2014 की स्टडी के अनुसार माना गया रियो मंतारो से ये निकलती है। ये अपना मुहाना, अपना माउथ कहाँ बनाती है दोस्तों, तो ये अटलांटिक ओशन में जाकर के गिरती है। जिस सिटी के थ्रू ये जाकर के अटलांटिक ओशन में मिलती है, दैट इज मकापा सिटी, मकापा सिटी। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है मदीरा रिवर। ठीक है, मदीरा रिवर। बात करें इसकी सिग्निफिकेंस की, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है बाय वॉल्यूम, और साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी भी है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, पेरू से निकल करके ये कोलंबिया देन ब्राजील होते हुए अटलांटिक ओशन में एंटर करती है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि अमेज़न नदी के चारों ओर रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिन्हें हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इन्हें धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज दी लंग्स ऑफ दी अर्थ, क्योंकि ये पूरे पृथ्वी का तकरीबन 20 से 24% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिवर के बारे में, दैट इज ओरिनोको रिवर। ओरिनोको का ओरिजिन गुआना हाईलैंड से होता है। ये अपना मुहाना उत्तर में अटलांटिक ओशन की ही एक सब बॉडी है, कैरेबियन सागर, उसमें बनाती है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये वेनेजुएला की एक मुख्य नदी है, इट इज अ मेजर रिवर ऑफ वेनेजुएला, और इसकी भी एक फेमस ट्रिब्यूटरी है, दैट इज कैरोनी रिवर। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि इसका ओरिजिन गुआना हाईलैंड से हुआ, ये कैरेबियन सागर में जाकर के माउथ बना रही है, अपना गिर रही है वहां पर। ये वेनेजुएला की एक इंपॉर्टेंट रिवर है, और इसकी भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कैरोनी रिवर। अब यहां मैंने आपको कैरोनी का नाम क्यों बताया, क्योंकि कैरोनी की फर्दर एक और ट्रिब्यूटरी है जो कि है चुरून रिवर। अब ये जो चुरून रिवर है, इस पर दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वी हैव ओरिनोको जिसकी ट्रिब्यूटरी है कैरोनी, कैरोनी जिसकी ट्रिब्यूटरी है चुरून रिवर, जिसपे एंजल वाटरफॉल्स पाया जाता है, विच इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल। बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज पराना रिवर। पराना रिवर का ओरिजिन ब्राजीलियन हाईलैंड से होता है, ब्राजील का जो पठार है वहां से होता है, और ये अपना मुंह बनाती है रियो डी ला प्लाटा में, जो कि हमने देखा था अभी कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में। ठीक है, इस पे एक फेमस वाटरफॉल पाई जाती है, दैट इज इग्वाजू वाटरफॉल, इग्वाजू वाटरफॉल, जो कि पनाना और इग्वाजू के कॉन्फ्लुएंस पे पाई जाती है ब्राजील में। आप इतना याद रखें कम से कम कि पराना पे इग्वाजू वाटरफॉल है। एक बहुत ही फेमस डैम है इटाइपू डैम, जो कि पनाना नदी पे बनाया गया है, और ये इटाइपू डैम ब्राजील और पैराग्वे दोनों के बॉर्डर पे देखा जाता है। तो पराना रिवर पे एक डैम है इटाइपू, जो कि
पैराग्वे और ब्राजील के बॉर्डर पे है। आगे बात करते हैं पराना की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो एक है पैराग्वे, एक है उरुग्वे रिवर। पैराग्वे रिवर जो है वो पैराग्वे और ब्राजील की नेचुरल बाउंड्री बनाती है, ठीक है। वहीं उरुग्वे रिवर जो है वो, गौर से सुनिएगा, उरुग्वे रिवर जो है वो पराना और पैराग्वे जब मिलकर के रियो डी ला प्लाटा में गिर रही होती हैं उससे पहले ही उनमें जाकर के मिलती है। देखिए लिखा भी हुआ है उरुग्वे रिवर के आगे, इट जॉइंस द पराना पैराग्वे सिस्टम बिफोर रीचिंग द रियो डी ला प्लाटा। कहने का मतलब यह है कि जो ला प्लाटा रिवर सिस्टम है उसके अंदर 3 रिवर्स गिर रही है, एक तो पराना और पैराग्वे, और उनमें भी मिल रही है उरुग्वे, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए अगर कि रियो डी ला प्लाटा जो एस्चुरी बनती है उसमें कौन कौन सी रिवर्स गिर रही हैं, तो आप 3 रिवर्स का नाम लेंगे, पैराग्वे, उरुग्वे और पराना, ठीक है। आखिरी रिवर है रिवर मैग्डलेना। रिवर मैग्डलेना कॉर्डिलेरा ओरिएंटल कोलंबिया वाले रीजन में देखने को मिल जाएगी। इसका मुहाना कैरिबियन सागर में बनता है दोस्तों, और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये भी मिनरल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ठीक है। ओरिजिन इन कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, कंट्री कोलंबिया, माउथ इन कैरिबियन सी, एंड द सिग्निफिकेंस इज इट इज फेमस फॉर मिनरल्स एंड पेट्रोलियम, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा आज का फाइनल टॉपिक। इस चीज़ों को सभी को रिवाइज कीजिएगा, और यहाँ हमने अपना साउथ अमेरिका का फिजिकल रीजन भी कंप्लीट कर दिया है। हमारा ये कॉन्टिनेंट आज कंप्लीट होता है दोस्तों। अब अगली क्लास के साथ में हम शुरुआत करेंगे अगले कॉन्टिनेंट की, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।